मोहन यादव की चर्चा लगातार हो रही है। हाल ही में मोहन यादव ने कई दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। आरएसएस और बीजेपी के अंदर उनका कद बढ़ गया है। उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू किया है, जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिखाया है। हाल ही में टीवी पर एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया था कि पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं पर गहरी नजर रखती है। उन्होंने कहा कि हम उनकी गतिविधियों, उनके इतिहास और उनकी प्रतिक्रियाओं पर अच्छी जानकारी रखते हैं और समय समय पर इसका अध्ययन भी करते रहते हैं। 11 दिसंबर जिस दिन उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया, यादव ने खुद संवाददाताओं से कहा था कि वह बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नाम पुकारे जाने पर चकित थे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से 3 बार विधायक रहे यादव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिन्होंने कई दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। इनमें तब मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे, जिनकी सरकार में वह जुलाई 2020 से उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। कुश्ती के प्रति उनके लगाव के कारण स्थानीय लोग उन्हें मोहन पहलवान भी कहते हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में 13 सालों तक काम किया है। प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कुश्ती के भारतीय रूप दंगल या मैट की जगह मिट्टी पर होने वाली कुश्ती को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1982 में उज्जैन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति के साथ की और बाद में 1984 में एबीवीपी के पदाधिकारी बने। 1991 से 92 में वह इसके राष्ट्रीय सचिव रहे। मोहन यादव ने आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़कर लगातार काम किया है। उनके एक करीबी सहयोगी ने बताया कि वह संघ और पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं। 2023 में तब मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने उन्हें उज्जैन के बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था। उन्होंने अगले 10 सालों तक धैर्य के साथ इंतजार किया और 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के उज्जैन महाकाल दौरे की व्यवस्था उन्होंने संभाली है। ऐसा करने से उन्हें सुरेश सोनी और जेपी नड्डा जैसे संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के करीब आने का मौका मिला है। वह एक कट्टर आरएसएस के व्यक्ति हैं और उनके फैसलों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की संघ की विचारधारा दिखती है। चाहे वह मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण से जुड़े कम मशहूर स्थानों को विकसित करने की योजना हो या 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों में रामायण और महाभारत को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कराना हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पहले फैसलों में उनकी हिंदुत्व की विचारधारा दिखती है, क्योंकि इनमें धार्मिक स्थलों पर तय सीमा से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक का सख्ती से लागू करना शामिल था। उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में मांस की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वो अपनी छवि को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और दुष्प्रचार से बचने के लिए अपने फैसले वापस लेने से हिचकते नहीं हैं। वह विवादों से भी अछूते नहीं हैं। उन पर उज्जैन मास्टर प्लान में अपने और अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि भूमि को आवासीय में बदलने का आरोप लग चुका है। हंगामा बढ़ने पर शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में दखल देकर भूमि को वापस कृषि भूमि में बदलना पड़ा था। कुछ का दावा है कि यादव की उपलब्धियों से ज्यादा जाति समीकरण ने उनकी मदद की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यादव, जो कि ओबीसी नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को अपने पक्ष में करना चाहती है, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समुदाय की बड़ी संख्या को भी प्रभावित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में यादव के सामने भाजपा के विधानसभा चुनाव के वादों को पूरा करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती है, जो उनके मुख्यमंत्री बनने से चकित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।